इंडिया में बीजीएमआई का कमबैक होने के बाद क्राफ्टन ने अब तक 10 टूर्नामेंट होस्ट किए, पर बीजीएमआई की हिस्ट्री में आज तक किसी भी अंडरडॉग टीम ने कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं जीता। लेकिन बीमबेस 2025 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पर ऐसा क्या हुआ जहां पर T1 टीम्स एंड माफियाज का राज था, वहां अंडरडॉग्स ने पूरी बीजीएमआई कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे क्या रीजंस बने कि T1 टीम्स परफॉर्म करना तो छोड़ो, क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। इस वीडियो में हम काफी सारे सवालों को जवाब ढूंढेंगे। नॉट ओनली दिस, टीम आर्यन इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है, बट इमेजिन करो मैं अगर अपनी टीम बनाऊं तो मेरी टीम में कौन कौन होगा। जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। पहले वैसे तो जितनी भी T1 टीम्स है उनके स्ट्रगल करने के पीछे काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा रीजन है मेटा। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम न्यूज और मेटा को डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे हाउ शॉटगन मेटा डिस्ट्रॉयड द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। नाउ सबसे पहले जान लेते हैं ये मेटा होता क्या है। बेसिकली मेटा मतलब स्ट्रेटेजी, सेटअप या प्ले स्टाइल जो एक टीम यूज करती है जिससे उनके किसी भी टीम या ओपोनेंट से फाइट जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। मेटा का मतलब सिर्फ गन स्किल्स या फिर क्लोज कॉम्बैट फाइट्स लेना नहीं होता। इसमें आप गेम कैसे खेलते हैं, फाइट्स कैसे लेते हैं, ड्रॉप कहां पर लेंगे, अपने प्लेस को पोजीशन कहां पर करेंगे, फाइट्स कब लेनी है एंड जोन प्रेडिक्शन करते हैं। वेल अपेरेंटली गेम के अंदर मेटा तो बहुत सारे होते हैं, बट बीजीएमआई/पबजी में दो टाइप के मेटास पर मेजरली पूरा गेम टिका हुआ है, दैट इज जोन मेटा एंड गन मेटा। नाउ पबजी और बीजीएमआई की कंबाइंड हिस्ट्री में आज तक मेजरली 3 ही मेटास आए हैं, जिसमें जोन अपना अलग अलग शिफ्ट लेता है एंड टीम्स को मेटास को अडेप्ट करके अपने अपने प्ले स्टाइल्स एंड स्ट्रेटेजीज बनानी होती है किसी भी गेम को जीतने के लिए। अब किसी भी चीज को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि क्या मेटा का चेंज होना सही भी होता है या नहीं। वेल इसका स्ट्रेट अप आंसर है हाँ। कैसे? वेल अगर तो सालों साल मेटा में चेंज नहीं हुआ तो हमें हमेशा 2 या 3 ही टीम्स जीतते हुए दिखेंगी जिनके पास मेटा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीड होगी। इमेजिन 2019 से लेकर आज तक भी सेम ही मेटा रहा होता तो गेम काफी बोरिंग हो जाता। टीम की स्ट्रेटेजीज एंड लीड आज के समय जैसी कॉम्प्लेक्स होने की बजाय और भी काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती। जो टीम गन पावर एंड मेटा अडेप्टेबिलिटी में ज्यादा प्रिविलेज होते, विनर्स हमेशा वही बनते, इन शॉर्ट प्रेडिक्टेबल विनर्स बनते एंड यंग टैलेंट्स कभी भी किसी गेम के इकोसिस्टम में घुस ही नहीं पाते। एंड हाँ, इस बात का अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि लास्ट कई सालों से शॉटगन मेटा ही चलता आ रहा है, बट ऑनेस्टली क्या तुम्हें वो देखने में मजा आता है? नहीं, क्योंकि मेटा में चेंज होना गेम को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के साथ एक कूल चीज शेयर करने वाला हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा मैं आजकल ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो मैंने एक क्रेजी प्लेटफॉर्म डिस्कवर किया है जिसका नेम है पॉकेट ब्रोकर। ये ट्रेडिंग को सुपर इजी बना देता है, फिर चाहे तुम मेरे जैसे बिगिनर हो या फिर कॉन्फिडेंट यूजर। वेल अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में $100 कैसे बनाए। इस पर साइन अप करना बहुत ही क्विक है, बस अपना ईमेल, गूगल या फेसबुक यूज करो, वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करो एंड मेरा प्रोमो कोड SHWNT100 यूज करना मत भूलना। इससे तुम लोगों को मिलेगा 100% तक का बोनस तुम्हारे फर्स्ट डिपॉजिट पर। मतलब अगर तो तुम लोग $100 डिपॉजिट करते हो तो तुम्हारे $100 बन जाएंगे, यानी कि $200 इस प्रोमो कोड के साथ। अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक क्विक ट्रेडिंग टिप। ट्रेड करने से पहले मैं हमेशा पॉकेट ब्रोकर का कैंडलस्टिक चार्ट यूज करता हूँ ताकि मैं इजिली ट्रेंड स्पॉट कर सकूं। फॉर एग्जांपल, अगर तो तुम लोग 3 ग्रीन कैंडलस्टिक्स एक के बाद एक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है एंड यही परफेक्ट टाइम हो सकता है कॉल ऑप्शन दबाने का। ऑनेस्टली इस छोटी सी टिप ने मेरी ट्रेडिंग डिसीजंस बहुत ही स्मार्ट बना दी है एंड सक्सेस के चांसेस भी बढ़ा दिए हैं। अगर तुम लोग भी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए रेडी हो तो पॉकेट ब्रोकर में अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। सिर्फ ईमेल, गूगल या फेसबुक से सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में साइन अप हो जाता है। एंड हाँ, तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेलकम ट्रीट है, दैट इज मेरा प्रोमो कोड SHWNT100 को यूज करके साइन अप करो और तुम्हें अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा बोनस एक परफेक्ट स्टार्ट के लिए। और जब बात आती है अपने प्रॉफिट्स विड्रॉ करने की तो पॉकेट ब्रोकर ने तुम्हारा पूरा ध्यान रखा है। बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट या फिर क्रिप्टो करेंसी, तुम्हारे पास सेफ एंड सिक्योर ऑप्शंस काफी सारे हैं। फंड्स को एक्सेस करना काफी फास्ट और इजी है, जो कि ऑफ कोर्स सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। 0% कमीशन ऑन विड्रॉवल्स, 24/7 सपोर्ट और 130% एसेट्स जो 92% तक के प्रॉफिट देते हैं। फिर चाहे वो करेंसी पेयर्स हो, इंडिसेस, स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो करेंसीज, सब कुछ अवेलेबल है राउंड द क्लॉक। पॉकेट ब्रोकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तुम आज ही प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो यार देर किस बात की, पॉकेट ब्रोकर को अभी चेकआउट करो। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करो एंड मेरा प्रोमो कोड SHWNT100 यूज करना मत भूलना बोनस के लिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेकिन ओवर द इयर्स अब तक कौन कौन से मेटास रहे हैं? 2025 वाले मेटा ने क्यों T1 टीम्स को स्ट्रगल करवाया? देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने के लिए हम लोग विनिंग टीम्स को लेकर समझेंगे। वेल सबसे पहले बात करें 2019 की, तो 2019 में सेंट्रल होल्ड और कंपाउंड कैंपिंग मेटा इंट्रोड्यूस हुआ था, जहां पर जोन काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनता था। बेसिकली इसमें जो सर्कल शिफ्ट होता था वो सेंट्रल ओरिएंटेड होता था। उस समय सभी प्ले स्टाइल में मेटा कैंपिंग की तरफ इंक्लाइन था। टीम सोल ने बैक टू बैक 2 ऑफिशियल ट्रॉफीज उठाई थी। नाउ जस्ट इमेजिन, उस समय गेम जस्ट इंट्रोड्यूस भी ढंग से नहीं हुआ था एंड वो उस मेटा को समझ गए थे। ओवैसे उस समय ड्रॉप इस अकॉर्डिंग लेते थे कि वो हमेशा जोन में रहते थे, उनको रोटेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती थी। अगर जो भी टीम सेंटर कंपाउंड होल्ड करके खेलती थी उसका जीतना तय था। लेकिन TSM एंटिटी ने सोल को 2 ही टूर्नामेंट्स के बाद लीड कर लिया था। अब जहां पर टीम सोल का डिफेंसिव गेम स्टाइल था, वहीं TSM एंटिटी ने इसमें अपना तड़का डाला, क्योंकि 2020 में ऐसा कोई भी मेटा नहीं था। बट देन उन्होंने वो मेटा क्रिएट किया
जहाँ पर जोन तो मेजरली सेंट्रल शिफ्ट ही लेता था, लेकिन टीएसएम एंटिटी ने जोन के एज पर रुककर लेट रोटेटिंग टीम्स को अपना शिकार बनाना शुरू किया। एंड सेम गोज विद मवी। आई होप अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस कम्युनिटी के कई स्पोर्ट्स प्लेयर्स कितने गोटेड हैं। नाउ इंडिया में बीजीएमआई आता है एंड नेक्स्ट 3 साल तक ऑलमोस्ट सेम ही मैटर रहा था, दैट इज 2021, 2022 एंड 2023। एंड इसमें इनिशियली प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी हार्ड ही थी, बट देन बात करें जोन की तो इसमें मेजरली 2 शिफ्ट प्रेडिक्टेबल होते थे। प्रेडिक्टेबल से मेरा मतलब है दैट जहां पर भी आप जोन को फोरकास्ट करो और जोन वही बन जाए, लेकिन आप 2 जोन के बाद सभी जोन अनप्रेडिक्टेबल बनते थे। इसमें सेकंड एंड थर्ड जोन हार्ड शिफ्ट लेते थे एंड फोर्थ सेंट्रल शिफ्ट। अगर तो तुम इसमें क्लोजली देखोगे तो यहाँ पर लॉर्ड सगी की टीम फोर्थ सर्कल के सेंटर में है, बट एज सुन एज फिफ्थ सर्कल बना वो जोन के एज पर थे। बेसिकली सर्कल्स हार्ड शिफ्ट लेते थे, पर अनप्रेडिक्टेबल होने के बाद भी पीपल यूज्ड टू हील बैटल। स्काइलर्स गेमिंग का बीजीएस को जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर था डेस्टो का हील बैटल, क्योंकि इस टाइम जोन के बाहर डैमेज कम होता था। एडिशनली उस समय का मेटा विनिंग ओरिएंटेड भी था, क्योंकि फाइट्स लास्ट फ्यू सर्कल्स में देखने को मिलती थी। बट 2024 ने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि जोन्स में इतने एडवांसमेंट्स आए कि कई नामी प्लेयर्स ने काफी स्ट्रगल किया। वेल जहां पर 2023 तक के मेटा में सिर्फ 2 ही सेंट्रल शिफ्ट्स होती थी, वहां पर 2024 में सिर्फ 2 ही हार्ड शिफ्ट्स होती थी एंड बाकी सभी नॉर्मल शिफ्ट्स। लेकिन जोन श्रिंकिंग को कम कर दिया गया, जिससे अर्ली फाइट्स देखने को मिले। एंड अब तक जो भी विनिंग ओरिएंटेड मेटा चलते आ रहे थे उन सभी को डिमोलिश करके इसको फाइट ओरिएंटेड बनाया गया। टीम एक्सपार्क को फ्लूक चैंपियंस बुलाया जाता है, बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि शैडो ने इस मेटा को काफी क्रेजीली लीड कर लिया था, क्योंकि न्यू जोन मेटा में वो क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे। पर 2025 में ऐसा कौन सा मेटा आया कि डिफेंडिंग चैंपियंस, इंडिया की बिगेस्ट टीम्स, टॉप कंटेंडर्स, फेवरेट टू विनिंग टीम्स, इन सभी ने क्वालिफिकेशन के लिए भी स्ट्रगल किया। एंड जिन्होंने क्वालिफाई किया भी वो ग्रैंड फाइनल्स में कुछ खास नहीं कर पाए। वेल 2025 के न्यू जोन मेटा में भयंकर लेवल पर चेंजेस किए गए। एंड यू कैन ऑल्सो से कि 2024 के मेटा को ही लेकर इसको और भी ज्यादा ब्रूटल एंड मर्सीलेस बनाया गया, बिकॉज जोन श्रिंकिंग को ऑलरेडी काफी छोटा कर दिया था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट इंट्रोड्यूस वेट एंड मूवमेंट टाइम। नाउ इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, वेट टाइम वो होता है जब जोन एक जगह रुक जाता है ताकि आप लूट कर सके एंड प्लान कर सके। वेयर एज मूविंग टाइम में ब्लू जोन श्रिंक होने लग जाता है, उसके अंदर आपको रोटेशंस करनी होती है, पोजीशंस लेनी होती है एंड नेक्स्ट जोन के अंदर जाना होता है, उसी को वेट टाइम कहा जाता है। नॉट ओनली दिस, जोन का डैमेज भी बढ़ाकर 1x से 1.1x कर दिया गया, विच बेसिकली मींस कि क्राफ्टर ने इस बार पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी। एंड यार दिस वाज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से T1 टीम्स ने स्ट्रगल किया। बट सवाल ये आता है कि सिर्फ T1 टीम्स ने क्यों स्ट्रगल किया? वेल इसका सबसे बड़ा रीजन है अडेप्टेबिलिटी। जब न्यू मेटा इंट्रोड्यूस होता है कई टीम्स इसको अडेप्ट करने में काफी स्ट्रगल करती हैं। सेकेंडली, जहां पर T1 टीम्स की रोटेशन प्री प्लान एंड सेट होती है, वहीं अंडरडॉग्स काफी फ्लेक्सिबल रहे इस टूर्नामेंट में। नॉट ओनली दिस, जहां पर T1 टीम सेफ एंड सिक्योर रहकर खेलना पसंद करते हैं, वहां अंडरडॉग्स को क्रेजीली एडवांटेज होता है, बिकॉज दे एक्चुअली हैव नथिंग टू लूज। एंड ये ऑफ कोर्स क्लियरली विजिबल भी है कि T1 प्लेयर्स ने अंडरडॉग्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। अगर तो तुम लोग क्लोजली नोटिस करोगे, अंडरडॉग्स पिछले 4 साल में कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि T1 टीम्स वर डोमिनेटिंग। बट BMPS 2025 में मेजरली सिर्फ अंडरडॉग्स ही शाइन कर रहे थे, नॉट ए सिंगल T1 टीम वाज डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि T1 टीम्स अपनी स्ट्रेटेजीज एंड प्ले स्टाइल को लेकर काफी रिजिड थी, उनकी अडेप्टेबिलिटी अंडरडॉग्स के सामने फीकी पड़ गई। अब आई नो कि तुम्हारी फेवरेट टीम्स के अंडर परफॉर्मेंस को लेकर तुम लोग काफी सैड हो, बट यू गाइस नीड टू चीयर फॉर टीम इंडिया एके टीम आर्यन। वेल T1 टीम से परफॉर्म नहीं कर पाई, पर मान लो कि कोई मुझे मौका दे कि जा सुमन बना ले अपनी टीम और इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर, तो मेरी टीम में मेरा अलावा और कौन कौन होगा? देखो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट प्ले की, तो मैं गोली दादा को चुनूंगा, क्योंकि उनसे बड़ी दीवार पूरे IGC में और कोई नहीं है। मेरा मतलब है ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स ऑफ IGC। लेकिन वैसे हम जॉनथन को भी कंसीडर कर सकते थे, पर वो कहते हैं ना कि हमें हमेशा बेटा को देखना चाहिए, इसलिए हम रैगा को लेंगे। बस डर मुझे इस बात का है कि वो टूर्नामेंट के बीच में कहीं रिटायरमेंट ना ले ले। एक रैप्टा मारा। नाउ इमेजिन करो कि हमारे पिलर में दरार आ गई, तो कोई तो होना चाहिए जो एक्सक्यूज दे सके, तो उसके लिए मैं चुनता हूँ SQT भाई को। यार हमेशा मजाक भी अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी गॉडलाइक से भी तो कोई परफॉर्म करना चाहिए ना। अब घातक भाई को हम ऐसे कोच या मेंटर ले जा सकते हैं, ऑल्दो उनकी मेंटरशिप में टीम टूटती है, पर मान लो कल को वहां जाने के बाद रैगा अगर मैगडी में चले गए, तो कोई तो होना चाहिए जो रैगा को रिप्लेस कर सके, इसलिए हम घातक भाई को लेके जाएंगे पोस्ट करने के लिए। मॉडल भाई को भी हम इस टीम में शामिल कर सकते थे, पर क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि टूर्नामेंट में वन साइडेड डोमिनेशन हो। लेकिन जोक सपाट यार, पता है इंडिया में इकलौता ऐसा प्लेयर है जो इंडिया को इंटरनेशनली जीत दिलवा सकता है, लेकिन वो एक हिडन जैम है जिसको हिडन ही रखना चाहिए। मेरा मतलब है कि वो सामने नहीं आना चाहते। क्यों, खेलना नहीं आता क्या? नहीं, खेलना तो लोग उन्हीं से सीखे हैं, बस दिक्कत ये है कि जीतने के बाद स्टेज पर इंग्लिश बोलनी पड़ती है ना। मेरा ये ऐसी जिंदगी। वैसे टीम RNTX भी जाने की काबिल थी, पर इंडिया में क्वालिफाई नहीं हो रहे। भाई 2 टूर्नामेंट से लगातार बाहर कौन होता है यार? चलो कहीं तो फर्स्ट है गॉडलाइक। वैसे देखो सही बताऊं तो हम इतने लोग लेके तो जा रहे हैं, पर ऑनेस्टली गोली भाई अकेले संभाल लेते। पर बात ये है कि वहाँ पर लैंड पर लेटना अलाउड नहीं। अब हमें एक लेडी की भी जरूरत है, क्योंकि आज की नारी सब पर भारी। अब टीम को भूख भी तो लगेगी ना। मेरा मतलब है कि हमें फीमेल को भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन हम किसको ले यार, क्योंकि खेलना तो किसी को आता ही नहीं। मेरा मतलब है सॉरी यार, बट हम पायल को भी कंसिडर कर सकते हैं, पर उनसे पहले तो विली भाई वहां पर पहुंच जाएंगे। तो क्या करें यार, मुस्कान कार्य को ले। हाँ पता है यार मुझे अब वल्गर हो रहा है, लेकिन वो कौन सी सती सावित्री है जहाँ व्यूज देखते हैं वहीं
बोल दी थी, और अगर तो किसी ने मेरे प्लेस पे उंगली उठाई तो फिर चाहे वो भालूगढ़ वाला हो या नालीगढ़ वाला, मैं फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब देखो घी अगर टेढ़ी उंगली से ना निकले तो उंगली सीधी के लिए हमारे पास 3 बैकअप्स हैं। तो पनौती के तौर पर हम मुझे, मिजी भाई या आरएनटी की पूरी टीम को ले जा सकते हैं। नाउ इमेजिन करो कि हम जीत गए तो विनिंग स्पीच कौन देगा। अब हम कोशिश करेंगे कि घातक भाई के पास माइक ना ही जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी क्लिप्स हमारे अगेंस्ट यूज हो। टॉन्टन भाई का मैंने तुम लोगों को बता ही दिया। उनकी स्पीच सुनने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, और एक ट्रांसलेटर तो फिर भी अफोर्डेबल है, पर हम 4 ट्रांसलेटर का क्या करेंगे। अब देखो टीम तो मैंने बेस्ट बना दी, जो कि काफी लंबे टाइम तक चलेगी, 10-15 दिन नहीं, क्योंकि सकआउट भाई, किरोंटन और गोल्डी भाई की उम्र हो चुकी है। पर ऑनेस्टली मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि वहां पर हम अपना बेस्ट देने जा रहे हैं, पर जनता से सपोर्ट ही नहीं मिला तो क्या फायदा। अब हमारी जनता से तो मुझे घंटा उम्मीद नहीं है। पता चले खेलने हम गए हैं और सपोर्ट ये लोग विदेशों को कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इन लोगों को फंड कौन करेगा। वेल ऑनेस्टली किरोंटन भाई पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सीधी बात है भाई, मुझे मेरे हिस्से का पैसा चाहिए, और सैलरी देने के टाइम हम गोल्डी भाई को निकाल देंगे, वरना एक और जितनी सैलरी नहीं पड़ जाएगी। अब देखो मैंने सभी लोगों की टीम बना ली, पर टीम में सिंसियरिटी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, इसलिए हम गॉडलाइक से लर्न भाई को भी उठाने वाले हैं। हाँ मालूम है वो सीओडी की प्लेयर हैं, पर टीम में जब फ्री फायर का प्लेयर हो सकता है तो सीओडी का क्यों नहीं।